जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यूएशन करने के लिए मैं 23 सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होता है। आप सभी केलो आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग अपने जो टेलीग्राम है उसमें जा करके सर्च बॉक्स में लिखेंगे केलो आईएएस एकेडमी, तो आप लोगों को ऐसा सिंबल दिखेगा, फिर ज्वाइन हो जाएगा। उसमें आप लोगों को इन सभी का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए वीडियो आप लोग को, अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें और आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैप प्रैक्टिस, सबसे पहले तो करेंगे। उसके बाद से ओमेगा ब्लॉकिंग इसी के साथ पढ़ेंगे, फिर सिम्बैक्स 2023, उसके बाद से भारत कनाडा संबंध, फिर भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस यहाँ पे अभी दो दो ऐसे एडिटोरियल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को दो मेंस का भी प्रश्न देने वाला हूँ, तो आप लोग उसका अच्छे से पहले समझिए, पूरा वीडियो को देखिए, एक बार अच्छे से समझिए, फिर आप लोग आंसर राइटिंग कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैप देखते हैं। तो मैप में हम लोग देखेंगे आज लीबिया। ठीक है, तो लीबिया जो है आप लोगों को अभी न्यूज में, अगर आप लोगों को जानकारी होगा तो आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे। देखिए पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लीबिया। ठीक है, तो ये लीबिया जो है इसकी राजधानी आपको दिखेगा यहाँ पे त्रिपोली। ठीक है, मेडिटेरियन सी से ये टच कर रहा है, आपको दिखेगा। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो ये जो लीबिया है, लीबिया को ये ट्यूनीशिया टच कर रहा है। ठीक है, इसका बाउंड्रीज, उसके बाद से अल्जीरिया। ठीक है, फिर आपको नाइजर दिखेगा, चार्ट दिखेगा, फिर सूडान और इजिप्ट। तो इतने साथ जो है लीबिया जो है अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, और साथ में आप मेडिटेरियन सी में भी टच करता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में इसका। तो ये जो अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आया हुआ है। ठीक है, कई दिनों से लगातार न्यूज में है, तो इसके कारण से हम लोग इसको अभी देख रहे हैं। ठीक है, मैप याद रखिएगा, बाढ़ के कारण से न्यूज में है ये। और देखिए जो बाढ़ का घटना है तो उसके कारण से एक वर्ड यहाँ पे ये चर्चे में चल रहा है। ठीक है, ओमेगा ब्लॉकिंग। तो नॉर्मल एकदम एक पॉइंट में बस इसको इतना ध्यान रखेंगे कि ओमेगा ब्लॉकिंग जो है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो ओमेगा ब्लॉकिंग है ये विनाशकारी बाढ़ से संबंधित है, पहला सबसे मेन पॉइंट। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में आप लोग अगर देख रहे होंगे, हम लोग एनालिसिस किए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे एनालिसिस का तो आप लोग देखिएगा, जा करके प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, वहां पे आप जा करके देखिएगा। हम लोग पूरा लगभग 100 प्रश्न तक मैं 2023 का डिस्कस किया हूँ। उसमें हम लोग देखेंगे ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो केवल नॉर्मली एक किसी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक हो, जैसे यहाँ पे अभी ये वर्ड है। ठीक है, ओमेगा ब्लॉकिंग, तो इस तरीके से इसके संदर्भ में पूछ लिया गया है प्रश्न। ठीक है, मैप बेस्ड प्रश्न भी आपको दिखेगा, तो उन सभी चीजों को आप लोग जा करके देखिएगा। और यहाँ पे आप लोग को मेन ध्यान देना है कि ओमेगा ब्लॉकिंग किससे संबंधित है, तो विनाशकारी बाढ़ से संबंधित है। और ये इसका क्या मतलब है ओमेगा ब्लॉकिंग का, तो देखिए ओमेगा ब्लॉकिंग जो है ये मेन एक मौसमी घटना है। ठीक है, एक मौसम का एक घटना है। इस घटना में क्या होता है, तो देखिएगा इस घटना में क्या होता है कि एक उच्च दाब की दो प्रणालियां, ठीक है, कम दाब प्रणालियों के बीच में एक जकड़ जाती है, या फिर कहें कि उसमें बीच में दब जाती है। फिर इससे एक नया पैटर्न क्रिएट होता है, और इस पैटर्न में जो पैटर्न क्रिएट होता है वो ग्रीक अक्षर का ओमेगा टाइप, इस तरीके से उसका एक सिंबल बनता है। तो इसलिए यहाँ पे ओमेगा ब्लॉकिंग के नाम से इसको जाना जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि इसमें उच्च दाब की जो प्रणालियां होती हैं, उच्च दाब जो हवाएं होती है, वो जो हवाएं होती है वो कम दाब प्रणाली को बीच में फंस जाती हैं। उसके कारण से फिर एक पैटर्न बन जाता है, और इसके कारण से फिर इसका जो एक सिंबल, एक मतलब कहने के वो जो पैटर्न है वो कैसे दिखता है, तो ओमेगा प्रकार का दिखता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ओमेगा बना हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखता है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा आपको कहीं पे बहुत ज्यादा एकदम ग्रीष्म लहर चलने लगेगा, कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगा। क्यों हो रहा है, अब हवाओं की प्रकृति कहीं ना कहीं बदल जा रही है इससे। ठीक है, इस तरीके से ओमेगा इस तरीके से बन जाता है ये पैटर्न हवाएं।
तो इसके कारण से क्या होता है कि अब वो हवाओं का एक, अब हवाओं मतलब क्या है कि हवा जिधर चलेगी, अब जैसे आप देखते होंगे अभी बारिश के समय में कई बार हम लोग दिन में आप देखेंगे तो हम लोग बादल को देखते रहते हैं ना, बादल को देखते रहते हैं कि अ, अभी हवा चल रहा है तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा जो बादल है वो अभी यहाँ पे बारिश नहीं होगा क्योंकि यहाँ से बादल हट रहा है। कैसे हट रहा है, हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा तेज हवा चल रहा है। तो हवा चलने के कारण से क्या होता है कि हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि अभी यहाँ पे बारिश नहीं होगा या फिर हल्का बारिश होगा, कहीं और जगह बारिश होगा, है ना। तो वो हवाएं मेन है। अब हवाओं का रुख इस पैटर्न से, हवाओं का रुख किसी भी तरफ मुड़ेगा तो उस तरफ फिर हवाएं जाएंगी, फिर उस तरफ बारिश, बादल उस तरफ करेंगे तो उधर बहुत ज्यादा उधर बारिश हो जाएगा। अगर गर्मी का समय है तो वो हवाएं जिधर चलेंगे गर्म हवाएं रहेंगे, जिधर चलेंगे उधर वहां पे बहुत ज्यादा एक तरीके से बहुत ज्यादा मतलब गर्म हवाएं, जिस तरीके से लू जैसा चलता है हम लोग अगर देखें अपने क्षेत्र में तो वैसे पैटर्न पे ये पूरा काम करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ओमेगा ब्लॉकिंग, याद रहेगा। और इसके कारण से एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो 2011 में पाकिस्तान बहुत ज्यादा बाढ़ आया था। 2008 में अगर आप देखते हैं तो उत्तर पश्चिमी ईरान वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा हुई थी। और 2019 में फ्रांस जर्मनी में बहुत ज्यादा ग्रीष्म लहर आया हुआ था। तो ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी ओमेगा ब्लॉकिंग में। ठीक है, तो ओमेगा ब्लॉकिंग किससे संबंधित है, याद रखेंगे विनाशकारी बाढ़, या फिर ऐसा हो सकता है कि मौसमी एक मौसम से संबंधित एक घटना है। ठीक है, या मौसम का एक पैटर्न है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और अभी ये घटना कहाँ हुआ, अभी ये लीबिया में हुआ। 2023 में बहुत ज्यादा विनाशकारी बाढ़ आया लीबिया में, इसी इसी के कारण से। ठीक है, अब अगला टॉपिक है सिम्बेक्स 2023। तो ये सिम्बेक्स 2023 क्या है, इसको भी एकदम 1 पॉइंट में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिम्बैक्स है ये किनके लिए ये किससे संबंधित है। देखिए वन डे एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं पीसीएस वगैरह और बाकी जितने अदर एग्जाम्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए मेन क्या है हमारा, मतलब ज्यादातर फोकस क्या है यूपीएससी को लेकर के रहता है, क्योंकि आप उस पैटर्न में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो लगभग आप सारे एग्जाम्स में आप थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर पाते हैं। ठीक है, पूरा फैक्चुअल नहीं होता, बहुत सारी चीजें इसमें अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम लोग ज्यादातर समझने का भी इसमें कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग को फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। तो फैक्ट जो है वो यूपीएससी में तो काम आता है, बाकी आपके जितने अदर्स एग्जाम है सभी में काम आता है। तो आप लोग सभी लोग देख सकते हैं अपने अपने हिसाब से, आप लोग को कंटेंट मिलेगा तो आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो सिम्बैक्स है, सिम्बैक्स 2023 ये किससे संबंधित है, सबसे पहला चीज तो ये सिम्बैक्स जो है ये सिंगापुर और भारत का समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। सबसे पहला चीज तो आप लोग ये याद रखेंगे प्रीलिम्स की दृष्टि से। ठीक है, तो सिंगापुर कहाँ है, हम लोग इसको मैप में पहले देखते हैं तो अच्छे से हम लोग एक टच फील होगा, अच्छे से ध्यान रहेगा, ज्यादा याद रहेगा। तो देखिए पहले मैं चेक करता हूँ आप लोग को मैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैप दिख रहा है। आप देखेंगे कि सिंगापुर जो है ये पूरा मलेशिया और इंडोनेशिया से घिरा हुआ है, बीच में आपको दिखेगा यहाँ पे। अगर आप, मैं यहाँ पे एक सर्कल कर रहा हूँ ये, ठीक है दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर में अगर सर्कल करूंगा तो दिखेगा शायद। तो देखिए यहाँ पे सिंगापुर है। ठीक है, आप लोग ये देख रहे हैं कि मलेशिया है और इंडोनेशिया है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आपको ये देश जो है घिरा हुआ दिखेगा। तो कई बार अगर यहाँ से इस तरीके से अगर कुछ प्रश्न आता है तो याद रखें सिंगापुर के उत्तरी क्षेत्र में मलेशिया है, जबकि जो दक्षिणी क्षेत्र में है, सिंगापुर के दक्षिणी क्षेत्र में इंडोनेशिया है। ठीक है, तो ये दिख रहा है। तो इस जगह पे जो है अभी समुद्री अभ्यास यहाँ पे करने का प्लान है। तो ये जो प्लान है ये भारतीय नौसेना के तहत, भारतीय नौसेना के अंतर्गत इसमें 2 जहाजें हैं, एक है कावरती और पनडुब्बी आईएनएस। ठीक है, सिंधु केसरी। तो ये और फिर साथ में सिंगापुर के साथ मिल करके ये लोग समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास करेंगे और इस अभ्यास का नाम है सिम्बैक्स 2023। तो कई बार प्रश्न आप लोग देखे होंगे अदर एग्जाम्स में भी कि इधर नाम आ जाएगा अभ्यास का और इधर आ जाएगा देश, कौन से देश है। तो इधर अभ्यास का नाम रहेगा, इधर देश का संबंधित रहेगा।
तो इसमें कौन सा सही संबंध है, ये इस तरीके से प्रश्न बनता है, तो उस जगह पे ये आपको काम आएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये लगभग 1994 से बहुत लंबे समय से एक तरीके से चलने का रिकॉर्ड भी है इसका। तो ये जो अभ्यास है बहुत लंबे समय से चल रहा है, 1994 से चल रहा है ये। ठीक है। उसके अलावा जो है और भी अन्य अभ्यास है, जैसे कि बोल कुरुक्षेत्र अभ्यास। ठीक है, त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास इसमें आ जाता है। सिमटेक्स के नाम से जाना जाता है, इसमें आ जाता है थाईलैंड। ठीक है, जब थाईलैंड आता है तब हम लोग इसको कहते हैं सिमटेक्स। ठीक है, सिमटेक्स याद रखेंगे। थाईलैंड कहाँ पे है देख लीजिए, थाईलैंड इस जगह पे है, ये वाला एरिया, ये जो है ये थाईलैंड का एरिया है। ठीक है, दिख रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है। अगर आप इसको देखेंगे कि ये जो थाईलैंड है वो मतलब एक तरीके से कितने देशों से अपना सीमा साझा कर रहा है, तो आपको दिखेगा इधर ये वाला क्षेत्र आपको दिखेगा, ये पूरा म्यांमार का क्षेत्र। बर्मा ये पुराना थोड़ा सा मैप है, इसलिए आपको नाम पुराना नाम है इसका, बर्मा पहला नाम था इससे पहले। ठीक है, तो ये म्यांमार हो गया, म्यांमार से जुड़ा हुआ है। फिर थाईलैंड जो है लाओस से जुड़ा हुआ है, कंबोडिया से जुड़ा हुआ है, फिर मलेशिया से जुड़ा हुआ है आपको दिखेगा। और हो गया ना, इतने सारे देशों से ये जुड़ा हुआ है थाईलैंड। तो ये जब थाईलैंड मिलता है इंडोनेशिया, और फिर थाईलैंड, इंडोनेशिया और उसके बाद से भारत, तो ये जब तीनों मिल करके एक साथ अभ्यास करते हैं तब जाकर के इसका नाम पड़ता है सिमटेक्स। ठीक है, उसके बाद से फिर अग्नि योद्धा अभ्यास भी शामिल है, सेना अभ्यास है। तो आप लोग अलग से नोट्स में इसको ऐड कर लेंगे उसमें। अब देखिए यहाँ पे भारत कनाडा संबंध ये क्यों है, अभी आप लोगों को पता होगा कि कनाडा के साथ बहुत ज़्यादा थोड़ा एक तरीके से राजनयिक जो प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा विवाद जो है न्यूज में चल रहा है। और दूसरा चीज इसी के साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक जो मुद्दा है अभी खालिस्तान का मुद्दा है। खालिस्तान नहीं, खालिस्तान, जैसे पाकिस्तान हो गया ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, वैसे ही खालिस्तान, खालिस्तान का मांग चल रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसको हम लोग कोई भी इस तरीके से सपोर्ट बढ़ावा नहीं दे सकते, इसलिए मैं मैप वगैरह पे नहीं दिखाऊंगा। ये पंजाब वाला जो एरिया है उस क्षेत्र में वो पूरा जो राज्य है उसके लिए ये लोग अलग से मांग कर रहे हैं, अलग देश बनाने का मांग कर रहे हैं। कई लोग इसमें से बहुत लंबे समय से इसका भी एक विवाद बना हुआ है। ठीक है, और अभी हाल का जो घटना हुआ वो क्या घटना था, तो कनाडा क्षेत्र में ये हुआ, कनाडा देश में हुआ। कनाडा का मैप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है कनाडा। ठीक है, ये आपको कनाडा दिख रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मतलब इसका जो ये अगर पूरा ये पूरा भूमि क्षेत्र अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। ठीक है, तो यहाँ पे है ये कनाडा। ठीक है, जस्ट अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में आपको यहाँ पे कनाडा दिखेगा। तो अभी यहाँ पे क्या घटना हुआ, यहाँ पे घटना हुआ कि एक सिख नेता थे हरदीप सिंह निज्जर। ठीक है, तो इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अब इनकी हत्या होने के बाद से जो कनाडा सरकार है वो ये आरोप लगा रही है कि इसमें कहीं ना कहीं भारत की भूमिका थी। इसके कारण से क्या हुआ कि वहाँ के एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक हैं, ठीक है, उनको निष्कासित कर दिए देश से कनाडा की सरकार। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर भारत सरकार ने भी जो कनाडा के राजनयिक थे उनको हटा दिए। तो इस तरीके से मामला भी चल रहा है लगातार। ठीक है, तो ये सब संघर्ष कुछ घटनाएं अभी चल रही हैं। तो अब इससे क्या हो गया, अब यहाँ पे जो विवाद है तो इससे प्रभाव क्या पड़ा, इससे प्रभाव पड़ा भारत कनाडा के संबंध में। ठीक है, अब किसी भी देश के साथ अगर संबंध बिगड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत सारी ऐसी व्यापारिक राजनयिक, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रूप में बहुत सारे ऐसे जो हमारे संबंध रहते हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो उस पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव घटनाएं होंगी तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम लोगों का जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और ये हमारे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से इसमें एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनके संबंध में राजनीतिक अगर संबंध देखें तो ये राजनीतिक संबंध हम लोग का स्वतंत्र, जब हमारा जो मतलब एक तरीके से भारत की स्वतंत्रता के समय से ही मतलब चलते आ रहा है। ठीक है,
1947 में हम लोग यहाँ पे राजनयिक एक तरीके से संबंध स्थापित किए थे कनाडा के साथ। ठीक है, उसके बाद से एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कनाडा के बीच में, लगभग ये लोकतंत्र, मानवाधिकार, विधि का शासन, ठीक है, बहुलवाद, इन सभी सिद्धांतों के साथ दोनों देश जो है वो लंबे समय से मिलकर के चल रहे हैं। ठीक है, इसमें एक द्विपक्षीय संबंध बना करके ये लोग चल रहे हैं। राजनीतिक संबंध में ये बातें हैं। फिर आर्थिक संबंध कैसा है, तो आर्थिक संबंध में अगर हम लोग देखें तो इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया ये एक मतलब अपना एक संगठन है इनका। तो इनके अनुसार जो है, इनके रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक लगभग $3,306 मिलियन का लगभग ये लोग निवेश किए हैं। और इसके कारण से निवेश के साथ कनाडा भारत में लगभग 18वां सबसे बड़ा निवेशक यहाँ पे विदेशी निवेशक बन गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्थिक सहयोग के कारण से, लेकिन कहीं ना कहीं इससे नेगेटिव, अब इस जो अभी जो घटनाएं हुई उसके कारण से नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे अब। ठीक है, और लगभग यहाँ पे 1000 से अधिक कनाडाई कंपनी भी जो है वो भारतीय बाजार में सक्रिय रूप से कारोबार ये लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ दोनों देश के साथ दोनों देश जो हैं एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए भी लगातार तकनीकी वार्ता में संलग्न है, लगातार इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रवासी संबंध के। अगर हम लोग देखें प्रवासी संबंध में क्या स्थितियां हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो कनाडा है, कनाडा विश्व में सबसे बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी में से एक है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारतीय प्रवासियों का आबादी है। ठीक है, और लगभग यहाँ पे 3% तक पूरा अगर कनाडा का हम लोग आबादी देखें तो उसमें 3% से अधिक हिस्सेदारी जो है वो इंडियंस का है। ठीक है, लगभग 16 लाख लोग वहाँ पे कनाडा में हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वहाँ की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ये लोग एक तरीके से भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में अगर हम लोग संबंध देखें तो वहाँ पे हम लोग देखें कनाडा वाले क्षेत्र में, तो वहाँ के जितने छात्र हैं उन छात्रों में से 40% छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भारत से हैं। ठीक है, तो शिक्षा क्षेत्र में देखें। फिर अगर हम लोग रणनीतिक महत्व के अंतर्गत अगर हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी में देखें तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जो दोनों देश एक साथ मिलकर के चल रहे हैं, जैसे कि आईसी इम्पैक्ट्स। ठीक है, ये कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य देखभाल और एग्री बायोटेक, अपशिष्ट प्रबंधन में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं लोग साथ में मिलकर के। दोनों देशों के बीच प्रथम और एकमात्र अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र है ये वाला आईसी इम्पैक्ट्स। ठीक है, और उसके अलावा भारत के पृथ्वी विज्ञान विभाग, फिर पोलर कनाडा ने, ये दोनों लोग मिल करके शीत जलवायु, कौन सा, आर्कटिक क्षेत्र में ये लोग मिल करके अध्ययन कर रहे हैं। वहाँ पे एक ज्ञान का आदान प्रदान भी कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दोनों एक साथ मिल करके कार्यक्रम भी वहाँ चला रहे हैं। ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र में देखें तो इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, ये लोग बाह्य अंतरिक्ष में अन्वेषण एवं उपयोगिता पर एक समझौता ज्ञापन पर भी लोग हस्ताक्षर किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद से वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स। ठीक है, एंट्रिक्स भी ये कनाडा के लिए कई नैनो उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, इसरो के अंतर्गत है ये एंट्रिक्स जो है, मतलब इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है एंट्रिक्स। तो ये लोग कनाडा के लिए नैनो उपग्रह लॉन्च किए हैं। इसके अलावा 2018 में भारतीय अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए जो सबवे सैटेलाइट PSLV, ठीक है, इसके द्वारा कनाडा का पहला लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट जो है ये उपग्रह भी शामिल किया गया था इसमें। तो इस तरीके से दोनों देश मिल करके लगातार ये इनका संबंध इससे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मिल करके जो काम कर रहे हैं जिस तरीके से। लेकिन बहुत सारी ऐसी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अभी मैं आपको 2 चुनौतियां बताया अभी, और इसमें देखिए सांस्कृतिक संवेदनशीलता है। तो सांस्कृतिक रूप से बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि खालिस्तान वाला जो एरिया है। अब खालिस्तान की मांग के कारण से क्या हो, कनाडा में बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहीं ना कहीं वहाँ भी एक मतलब नेगेटिव घटनाएं वहाँ भी देखने को कई बार मिलती हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारे संबंधों में एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, है ना। उसके बाद से फिर अभी हाल ही में कनाडा ने एक ऐसे परेड की अनुमति दी जिसमें 1984 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
कि उनके अंगरक्षकों के द्वारा जो हत्या को एक कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया गया था। तो इन सभी चीजों को अलाउ किए वहां पे, तो इसके कारण से भी कहीं ना कहीं संबंधों में एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। ठीक है, फिर और चुनौतियां इसमें देखेंगे तो वीजा आप्रवासन नीतियां, इसके कारण से अब इन कारणों से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो अध्ययन के क्षेत्र में जितने भी यहाँ से छात्र जो भारतीय छात्र हैं उनको कनाडा में अध्ययन करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है वीजा के कारण से। तो ये भी एक चुनौतियां इसमें बनी हुई है भारत और कनाडा को लेकर के, ये लोग को संबंधों में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बहुत ज्यादा ये लोग का कुछ खास नहीं है। अभी G20 दिल्ली में जो हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं दोनों भारत, अब भारत में इतने सारे मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे जो मतलब यहाँ पे देश के प्रमुख लोग आए हुए थे, ठीक है, उसमें से कनाडा भी था, लेकिन कनाडा के साथ कोई ऐसा बातचीत नहीं हो पाया। ठीक है, कई लोग साथ बात हुआ ना, लेकिन हर एक, जैसे कनाडा का हम लोग अगर यहाँ पे फोकस करें तो इनके साथ उस तरीके से कोई भी बातचीत नहीं हुआ, नॉर्मली ये लोग आए और चले गए। फिर जम्मू कश्मीर के मामले में भी कहीं ना कहीं जो है कनाडा का अलग कॉन्सेप्ट है, तो उनकी सोच के कारण से भी कहीं ना कहीं हम लोग का राजनीतिक संबंध जो है उसमें भी तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको जो हमेशा बताया हूँ, जो चुनौतियां हैं उन्हीं को सॉल्व करना है। खालिस्तान के मुद्दे इसको सॉल्व करना, आर्थिक विविधीकरण, आर्थिक क्षेत्र में कुछ और हम लोग नया नया चीजें करें, कनाडा के साथ एक तरीके से समन्वय करके चलें तो एक थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, बेहतर करके चलना ही जरूरी है ना। सभी देश के पास अपने अपने सोर्सेस हैं और सभी को एक दूसरे से बांट करके, बांटने का मतलब ऐसा तो नहीं है व्यापार के साथ, ठीक है, तो सभी एक दूसरे के सहयोग से चलें शांति पूर्वक, है ना, कोशिश यही करना चाहिए। तो उसके कारण से भी हम लोग को आर्थिक विविधीकरण, अलग अलग आर्थिक क्षेत्र में भी हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दूसरे के साथ समन्वय करके आगे चलना चाहिए। सांस्कृतिक विनियमन, बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह जिसमें कि कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जुड़ाव भी बना रहे, तो ये इस पे भी हम लोग ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण के क्षेत्र में भी सहयोग, इसमें भी हम लोग, इसके सहयोग के क्षेत्र में भी हम लोग कहीं ना कहीं दोनों देशों को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, राजनयिक अभी मुद्दे जो चल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक एक तरीके से मैनेज करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजों पे आप लोग अपने हिसाब से लिखेंगे। मैं आप लोगों को टॉपिक दे दिया हूँ सुरक्षा सहयोग, तो इसमें भी कहीं ना कहीं दोनों देशों को मिल करके चलना चाहिए। तो ये सब बातें जो है, ये एक टॉपिक है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मली आप लोग इसमें लिख सकते हैं। मेन मेन बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये एक बेहतर करने के संबंध में, अगर संबंध जो है उसको कैसे हम लोग बेहतर करें, तो जो चुनौतियां मैं आपको बताऊं उन्हीं चुनौतियों को आप फिर से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने एक पैटर्न में, ठीक है, वो सब चीजें आप लोग बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है, आप लोग को उसको, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, क्या प्रश्न है, तो खालिस्तान का मुद्दा भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, चर्चा कीजिए कि दोनों देश भविष्य के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग को लिखना है, 10 अंक का है ये और 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग जरूर लिखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, अगला हम लोग देखते हैं, अभी G20 के अंतर्गत ही आप लोग देखेंगे कि ये आपको मैप, मैं इससे पहले भी इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, इसके बारे में अभी जो है कहीं ना कहीं ये लोग जो है इसमें मतलब यहाँ पे G20 में जो देश आए थे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे देश जैसे कि इंडिया, ठीक है, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तो ये इतने सारे देश जो है मिल करके प्लान कर रहे हैं कि एक क्या करेंगे यहाँ इंडिया को लेकर के, ठीक है, इंडिया से लेकर के पूरा यूरोप तक एक कॉरिडोर बनाएंगे। कॉरिडोर मतलब कहीं ना कहीं एक एक मतलब बेहतर रास्ता बनाएंगे। ठीक है, जिसमें अलग अलग जहाज, अब देखिए यहाँ पे जहाज वाला रूट भी शामिल है। ठीक है, रेलवे लाइंस भी हैं। ठीक है, रोड्स भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक कॉरिडोर बनाएंगे। इस कॉरिडोर के माध्यम से बेहतर, जितना ज्यादा रूट्स अगर बनेंगे तो उससे बेहतर व्यापार भी हो सकेगा। यूरोपीय क्षेत्र से इधर व्यापार हो सकता है, इधर से फिर पूरा यूरोपीय क्षेत्र में व्यापार हो सकता है। ठीक है,
तो इसके कारण से इतने सारे देश जो है मिल करके यहाँ पे योजना बना रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्या याद है प्रीलिम्स के लिए, क्या याद रखना है, तो इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित है। सबसे पहला कि इसका नाम याद रखिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, एकदम सीधा प्रश्न पहले तो यही आएगा कि इस कॉरिडोर में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो याद रखेंगे भारत। ठीक है, भारत के बाद से यहाँ पे देखेंगे यूएई। ठीक है, फिर सऊदी अरेबिया, फिर यहाँ पे जॉर्डन, ये वाला जॉर्डन एरिया है, फिर ये यहाँ पे देखेंगे इसराइल, फिर ये वाला ये जो देख रहे हैं ये है इटली, उसके बाद से फिर फ्रांस, फिर जर्मनी। तो इतने सारे देश जो हैं वो शामिल हैं इसमें। खास करके ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस मैप को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब इसके बारे में कुछ कुछ बातें हम लोग पढ़ते हैं। ये जो शुरुआत है ये कहाँ से हुआ, तो G20 शिखर सम्मेलन में ही ये लोगों ने मिल करके इसका शुरुआत किए हैं अभी। ठीक है, कौन कौन से देश हैं बता चुका हूं आप लोगों को, उसको ध्यान रखिएगा मैप के साथ। अब ये जो परियोजना है इसमें रेल, शिपिंग कॉरिडोर, ठीक है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इसके साथ साझेदारी का एक हिस्सा है, तो इसके साथ ये लोग साझेदारी के साथ आगे बढ़े। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है, तो विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस परियोजना में G7 के देश एक साथ आएंगे और सहयोगात्मक प्रयास करेंगे इसमें। ठीक है, PGIA परियोजना को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो बिल्कुल विकल्प के रूप में ही देखा जा रहा है, उसका जितना चीन का जिस तरीके से प्रभाव है उसको कहीं ना कहीं हम लोग कम कर सकेंगे इसके माध्यम से। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कम क्या, हम लोग ये कहें कि हमारे लिए एक बेहतर अलग से रूट बन रहा है। ठीक है, तो हमारा दबाव, बल्कि इससे संबंधित जितने भी देश हैं सभी का एक दबाव कम होगा। अब यहाँ पे गलियारा जो है ये कहाँ से होगा, तो यूरोप, मध्य पूर्व एशिया रेलवे और समुद्र के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वाणिज्यिक केंद्र को जोड़ना, स्वच्छ ऊर्जा के विकास, निर्यात का समर्थन करना, समुद्र के नीचे केबल, ऊर्जा ग्रिड, दूर संचार लाइनों का विस्तार। तो केवल इतना ही नहीं है, इसमें अलग अलग और भी चीजें हैं। ठीक है, समुद्र के नीचे केबल, फिर ऊर्जा ग्रिड, दूर संचार लाइन, ये सभी चीजें इसमें प्रस्तावित है। प्रस्तावित गलियारे में दो अलग अलग गलियारे होंगे, एक पूर्वी गलियारा, एक उत्तरी गलियारा। ठीक है, भारत यहाँ पे पहला जो है भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और दूसरा जो है अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। पहला क्या है, भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए मैप, ये मैप, इसमें देखिए ये भारत है, भारत से सबसे पहला ये रूट जो देख रहे हैं ये क्या हुआ, पूरा ये जो रूट है पूरा अरब देश से जुड़ा, अरब की खाड़ी इन सभी चीजों से जोड़ दिया। ठीक है, फिर दूसरा आप देख रहे हैं कि ये रूट जो है पूरा यूरोपीय देशों से जोड़ रहा है, तो पहला रूट हो गया, दूसरा रूट हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग ये जो है पूर्वी कॉरिडोर हो गया, ये उत्तरी कॉरिडोर हो गया। ठीक है, आप देखते हैं आगे इसमें सदस्य कितने शामिल हैं, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत के संबंध में भारत को क्या फायदा हो रहा है यहाँ पे, है ना, भारत के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला तो ये जो गलियारा जो है ये कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देगा, मदद करेगा उसमें, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा आप देखेंगे कि इसके मतलब इससे कहीं ना कहीं अब ये जो गलियारा है, इस गलियारा को बनाने के बाद से एक रेलवे नेटवर्क का जो विकास किया जाएगा, सड़क मार्ग जो बनेगा वो एक कहीं ना कहीं एक अलग से हमारे को रूट प्रदान करेगा। तो इकोनॉमिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम लोग को बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक है, तो ये भारत के लिए इसमें फायदा हम लोग को। ठीक, उसके बाद से फिर यहाँ से एक तरीके से आप देखेंगे कि इसमें रेल मार्ग में बिजली के तार, ठीक है, स्वच्छ हाइड्रोजन
पाइपलाइन बिछाया जाएगा, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा इसमें, ठीक है। और उसके अलावा इसमें अलग अलग ऊर्जा उत्पाद शामिल होंगे, ठीक है। तो इसके कारण से भी हम लोग को कहीं ना कहीं इससे प्रॉफिट होगा। फिर वही बात है कि जो चीन से है, चीन से भी कहीं ना कहीं हम लोग को उसका जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उससे भी कहीं ना कहीं हम लोग एक विकल्प के रूप में हम लोग देख रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारा उससे दबाव कम होगा, ठीक है। अलग से हमारे को रूट जब हमारे पास है तो उसका दबाव हमारे को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा चीन का, तो उससे भी हम लोग को एक फायदा हुआ। तो इस तरीके से जो है भारत के लिए बेनिफिट, ठीक है। आप लोगों को अब देखिए सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको एक उत्तर लिखना है। इसका अभ्यास प्रश्न है, पहले भी मैं इसको देख चुका हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं लिखे इसका आंसर तो आप एक बार जरूर लिखिएगा। भारत के लिए, ठीक है, भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे क्यों महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। 10 अंक 150 शब्द में आपको इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। तो इसका आप लोग उत्तर लिखिए अच्छे से, एक बार जरूर पहले अच्छे समझ लीजिए। समझ गए हैं तो आप लोग एक बार उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए धीरे धीरे हर चीज सुधार होता है, एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन आप लोग प्रयास करते रहेंगे, लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा, है ना। तो देखिए आप लोग जरूर वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सभी अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से अपना स्टडी भी करते रहें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।